ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Dij Goyal and I have secured All India rank 71 in UPSC Civil Services Examination 2022. This was my third attempt and my optional was Anthropology. I have got 315 marks in Anthropology. So today through this DKT platform, I would be sharing my Anthropology strategy especially for the beginners. तो जब 2019 में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जॉब के साथ, तो उस बार अनुदीप द्रुशेट्टी सर, ऑल इंडिया रैंक 1, he has got good marks in anthropology and that was a deciding factor उनके ऑल इंडिया रैंक 1 में। तो मैंने उनका ब्लॉग पढ़ा एंड आई फाउंड कि एंथ्रोपोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उन्होंने एक बुक एम्बर एंड एम्बर रिकमेंड की थी, तो मैंने वो एम्बर एंड एम्बर परचेज की और वो मैंने रीड करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा एंथ्रोपोलॉजी में जेन्युइन इंटरेस्ट बन गया। जो उसका सोशो कल्चर वाला पार्ट है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, उसकी वजह से मुझे एंथ्रोपोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंथ्रोपोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चर रिलेटिविज्म एंड होलिस्टिक आउटलुक, वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगे। और कमिंग फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, मुझे लगा कि ये चीज मुझे पहले पता ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन लेना चाहिए और ये मैं काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह मैंने अपना ऑप्शनल चूज किया था। उसके बाद मैंने एम्बर एंड एम्बर जब काफी कवर की, तो मैंने बेसिक रिसोर्सेज रेफर किए। अनुदीप सर का ब्लॉग था, तो मैंने जो रिसोर्सेज उन्होंने शेयर किए थे, मैंने वो रिसोर्सेज फॉलो करना शुरू किया। मैंने भी इस बार अपने रिसोर्सेज मेंशन किए हैं और वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं या जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो मेरा चैनल पे वो सोर्सेज रेफर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो बेसिक सोर्सेज के बाद अपनी सारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर किए। पेपर 1 में जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे कि पी नाथ, फिर फिजिकल पोर्शन, मैंने वो रेफर की। मैंने सचिन गुप्ता सर जिनकी जो IAS हैं, उनके नोट्स रेफर किए और उससे भी कंटेंट निकाला। उस तरह मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन था, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने सारे एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के नोट्स बना लिए। उसका ये फायदा हुआ कि जो मेरे नोट्स थे वो एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थे, तो जब मैं आंसर लिखता था तो मैं डायरेक्टली कंटेंट वहां से यूज कर सकता था। उसके अलावा मैंने उसमें बाद में वैल्यू एडिशन भी किया। वैल्यू एडिशन के लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज और इग्नू का मटेरियल फॉलो किया। वहां से जो मुझे केस स्टडीज, एग्जांपल्स मिलते थे, वो मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लेता था। उसके बाद मैंने जो एंथ्रोपोलॉजी का थ्योरीज वाला चैप्टर है, वो मैंने बहुत अच्छे से किया। चैप्टर 6 एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, वो मैंने ऑनलाइन सर्च से यूट्यूब पे जाके डिफरेंट सोर्सेज से वो चैप्टर किया और उसके काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए। मैं जितने भी स्कॉलर्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के, उनके जो वर्क हैं, उनको अपने आंसर्स में यूज करने की कोशिश करता था और जो अपने आंसर्स हैं उनको इंटरलिंक करने की भी कोशिश करता था। तो मैंने पेपर 1 के सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज सारे नोट्स बना लिए। फिजिकल पोर्शन, सोशो कल्चरल पोर्शन, जेनेटिक्स पोर्शन और जो बाद में एप्लीकेशन पार्ट चैप्टर 12 है, उसके जो चैप्टर 1.1 से 1.3 है, जो एंथ्रोपोलॉजी का स्टार्टिंग वाला है, वो मैंने सबसे लास्ट में किया। उसके नोट्स सबसे लास्ट में बनाए थे, क्योंकि अगर एक बार आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेटर प्लेस होते हैं वो 1.1 से 1.3 के नोट्स बनाने में। बात करूं पेपर 2 की, तो पेपर 2 ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है: आर्कियोलॉजी, इंडियन विलेज स्टडीज और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी के लिए मैंने DK भट्टाचार्य सर की जो बुक है वो फॉलो की थी। उसके अलावा यूट्यूब पर उनके कुछ लेक्चर्स हैं, वो मैंने फॉलो किए थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आर्कियोलॉजी के अक्षत जैन की बुक की भी हेल्प से
और ये दोनों सोर्सेज की हेल्प से एक कॉम्प्रिहेंसिव अपने नोट्स बना लिए थे, जिसमें मैंने मैप्स वगैरह को भी इंक्लूड किया था, साइट्स प्लॉट की थी, और जो साइट्स किसने एक्सेवेट की है वो स्कॉलर भी इंक्लूड किया था। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे और उसके बाद में उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था। सेकंड पोर्शन आता है इंडियन विलेजेस वाला। तो उसके लिए मैंने भुवनेश पाटिल सर हैं 2017 के ऑल इंडिया रैंक 59, उनके नोट्स रेफर किए थे। इंडियन विलेज के ऊपर काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। उसके अलावा नदीम हसनैन की जो बुक आती है वो मैंने फॉलो की थी और उससे अपना बेसिक कंटेंट बिल्ड किया था। आफ्टर दैट वैल्यू एडिशन के लिए मैंने जो लेवल अप आईएएस है वहां पर मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। करणदीप सर वो जो टेस्ट सीरीज होती है उसके बाद उससे कुछ वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करते हैं अपनी वीडियोस लेक्चर के थ्रू, तो मैंने वो इंक्लूड किया था अपने आंसर्स में और मैं उसको अपने आंसर्स में डिलीवर करने की कोशिश करता था। तो वहां से मेरा जो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है वो कवर हो गया था। इसके अलावा जो इंडियन विलेजेस वाला जो पोर्शन है उसके लिए जो इंडियन स्कॉलर्स हैं मैंने उनके नोट्स बनाए थे सेपरेटली, और उनके नोट्स और उनके जो वर्क्स हैं वो अपने में आंसर्स में यूज करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कास्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं तो उसमें मैं दीपांकर गुप्ता का पॉइंट ऑफ व्यू भी डालूंगा, गेल ओमवर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी डालूंगा, कोई और स्कॉलर होंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डालने की कोशिश करता था। तो मेरा आंसर एक काफी यूनिक आंसर होता था जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मैं दिखा सकता था। थर्ड आता है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने जो बेसिक सोर्स नदीम हसनैन की बुक होती है और जो भास में एक बुक है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, मैंने वो फॉलो की थी। उसके साथ इंपॉर्टेंट होता है कि हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में अपना कंटेंट यूनिक बनाएं। उसके लिए मैंने जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वहां से यूनिक केस स्टडी उठा ली थी और वो अपने आंसर्स में इंक्लूड की थी। जो ट्राइबल्स के एग्जांपल्स या जो ट्राइबल्स के इश्यूज रिसेंट में चल रहे हैं वो मैंने देख लिए थे और वो अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की मैंने कोशिश की थी। उसके अलावा डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में। तो ट्राइबल रिलेटेड जो डेटा है और क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट आती है, तो वो मैंने पढ़ी थी और वहां से रिसेंट इनिशिएटिव्स डेटा को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लिया था। इसके अलावा जब हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिखते हैं तो उसके आंसर में भी मैंने यूनिकनेस लाने की कोशिश की। कई बार मैं उसमें ग्राफ्स भी ड्रॉ करता था और एक पाई चार्ट की हेल्प से उनका जो डेटा है या उनके जो सपोज मैं लिटरेसी रेट समझा रहा हूं तो उनका लिटरेसी रेट क्या है, क्या इंप्रूवमेंट है, तो वो एक डायग्राम या पाई चार्ट की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता था। तो अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की आंसर राइटिंग की। एंथ्रोपोलॉजी की आंसर्स में अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्मेट में ही लिखता था और मैं पॉइंट फॉर्मेट और एक कॉम्प्रिहेंशन दोनों का यूज करता था। दो टाइप के क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं, जैसे सपोज मैं 10 मार्कर लिख रहा हूं तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स का यूज करता था, बट यूजुअली जो पेपर का ट्रेंड है मैं 15 और 20 मार्कर्स में देयर आर टाइम्स की जब वो क्वेश्चन आपसे एनालिटिकल पूछ रहा है तो उस केस में मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में कहीं पे यूज करने की कोशिश करता था और पैराग्राफ फॉर्मेट भी इंक्लूड करने की कोशिश करता था, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर मैं आंसर राइटिंग की स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे लगता है कि एक मिथ बन गया है कि वैल्यू एडिशन कंटेंट बहुत ज्यादा यूज करना है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग वैल्यू एडिशन कंटेंट ज्यादा डाल रहे हैं और बेसिक कंटेंट पे मिस आउट कर रहे हैं। बट मैंने इस अटेम्प्ट में वो इंप्रूव किया। मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड किया और उन्होंने बताया कि जब आप एक एंथ्रो का आंसर लिख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन में एक बेसिक डेफिनेशन से या कोई स्कॉलर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या उस आंसर का एक क्रक्स इंट्रोडक्शन में समझा सकते हैं। उसके बाद बॉडी में जो एंथ्रो का बेसिक कंटेंट है आप पहले वो लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैमिली का या किनशिप का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो फैमिली और किनशिप से रिलेटेड जो कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, पहले मैं वो लिखने की कोशिश करता था। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन कंटेंट है जैसे कि एग्जांपल्स या कोई केस स्टडी, देन मैं वो अपने आंसर्स में इंक्लूड करता था। उसके अलावा जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में मैं थोड़ा इनोवेशन करने की कोशिश करता था और स्पेसिफिकली जो पेपर 2 है वहां पर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन ऐड करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, वहां पर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है,
तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन जो है मैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करता था। या अगर मैं कोई क्वेश्चन इंडियन विलेजेस में लिख रहा हूं, उसमें कोई इंपैक्ट बता रहा हूं, तो आई कैन इंक्लूड सम एग्जांपल जो रिसेंट हैपनिंग्स में हो रहा है। और पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में जैसे कि आई रिमेंबर विमेन का जो बिल आया था, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज बिल, मैंने वो अपने एक आंसर में यूज किया था। मेघालय में खासी ट्राइब में एक बिल आया था, उनके इनहेरिटेंस लॉस से रिलेटेड कुछ चेंजेस थे उसमें, तो वो मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। उसके बाद जैसे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आया था, तो एक एंथ्रोपोलॉजी में जो डेवलपमेंट वाली डिबेट रहती है, मैंने वो अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। ये सब कंटेंट जो वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट है, जो मुझे न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स या आर्टिकल से मिलता था, वो मैं अपने आंसर्स के कंक्लूजन में या वे फोरम में इंक्लूड करने की कोशिश करता था। इसके अलावा मैं अपने आंसर्स में सजेशंस भी इंक्लूड करता था जो वेरियस कमेटीज ने दिए हैं। सपोज खाका कमेटी है जिसने ट्राइबल्स के ऊपर काफी बात की है, मैं वो इंक्लूड करता था। शीलू ओ कमेटी थी जिन्होंने पंचायती राज के ऊपर बात की थी, मैं वो इंक्लूड करता था। जो डिफरेंट कमेटीज रही हैं, इदाते कमीशन की रिपोर्ट है, मैं वो इंक्लूड करता था। तो डिफरेंट कमेटीज रही हैं, क्या उनकी रिकमेंडेशन रही है या क्या एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक हो सकता है, तो वो मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करता था और उसको यूनिक बनाने की कोशिश करता था। सिमिलरली पेपर 1 में मैं अपने आंसर्स को इंटरलिंक करने की कोशिश करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेनेटिक्स का कोई आंसर लिख रहा हूं, तो उसमें अगर कोई सोशल कल्चर वाला पार्ट यूज हो रहा है या मैं वहां से लिंक कर सकता हूं, तो मैं वो यूज करने की कोशिश करता था। पेपर 1 और पेपर 2 को भी मैं इंटरलिंक कर देता था। पेपर 2 के कोई स्कॉलर हैं, लेकिन अगर वो पेपर 1 से लिंक हो रहा है तो मैं वो भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोशल कल्चर का कोई क्वेश्चन पेपर 1 में लिख रहा हूं, तो आई यूज टू राइट कि पेपर 2 से जो कोई केस स्टडी है जो किसी इंडियन स्कॉलर ने दी है, वो भी मैं पेपर 1 में लिख देता था। सिमिलरली पेपर 2 में जो पेपर 1 की थ्योरीज हैं, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल है या सिंबॉलिक स्कूल है, तो मैं उनकी थ्योरीज पेपर 2 में रेफर कर देता था। तो एक रेफरेंस देके मैं एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करता था कि आई हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और मैंने काफी इन डेप्थ पढ़ा है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज काफी यूनिक रहती है और आपके आंसर्स को थोड़ा सा स्लाइटली बाकी लोग के आंसर से डिफरेंट बनाती है। बट आई वुड अगेन से, आप बेसिक कंटेंट पे मिस आउट ना करें, आप बेसिक कंटेंट पहले लिखें, फिर वैल्यू एडिशन कंटेंट करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कितने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने हैं एंथ्रोपोलॉजी के आंसर राइटिंग में। तो मुझे लगता है जहां तक वो वैल्यू एडिशन करते हैं आपका, वहां आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपका टाइम सेव कर रहे हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो कंटेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप उनको कंटेंट के साथ बहुत केयरफुली यूज कीजिए और अपने आंसर्स को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। I would like to thank BKT team for inviting me and for having me here to share my journey. Thank you so much.